MCQs. MCQ stands for मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन के नीचे तीन या तीन से ज़्यादा ऑप्शंस गिवन होते हैं और उनमें से हमें किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच वन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जापान। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक एग्जांपल, जिसके अंदर पहले एक क्वेश्चन लिखा गया होता है। ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का दूसरा नाम है स्टेम। इसको हम लोग स्टेम भी कह सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होता है यहाँ पर गिवन ऑप्शंस। इन ऑप्शन का दूसरा नाम जो है अल्टरनेटिव भी है और इनमें से हम लोगों ने किसी एक करेक्ट आंसर को चूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है टोक्यो। तो जो करेक्ट आंसर है उसका दूसरा नाम है कीड रिस्पॉन्स। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का दूसरा नाम स्टेम है और फिर उस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को तीन से ज़्यादा ऑप्शंस गिवन होते हैं। उन ऑप्शंस को हम लोग अल्टरनेटिव का नेम देते हैं और फिर उन गिवन ऑप्शंस में से किसी एक करेक्ट आंसर को चूज़ करना होता है। उस करेक्ट आंसर का दूसरा नाम क्या है? कीड रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था वो था टोक्यो और इस करेक्ट आंसर को हम लोग कीड रिस्पॉन्स का नाम देंगे। लेकिन जो बाकी इनकरेक्ट आंसर है, जैसे कि बर्न है जो कि स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है, ओटावा जो कि कनाडा का कैपिटल है, वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए का कैपिटल है, ये तीन यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर्स हैं। इन इनकरेक्ट आंसर्स का जो दूसरा नाम है वो है डिस्ट्रैक्टर्स। यानी कि ओवरऑल जो 4 ऑप्शंस हैं उनको हम लोग अल्टरनेटिव का नाम देंगे। लेकिन जब हम लोग अपना ऑप्शन चूज़ कर लेंगे कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है टोक्यो, उसको हम लोग फिर कीड रिस्पॉन्स का नेम देंगे और बाकी जो इनकरेक्ट आंसर्स होंगे उनको डिस्ट्रैक्टर्स का नाम दिया जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बच्चे अपना आंसर किस तरह से सबमिट करते हैं? जो गिवन ऑप्शन होता है या तो उसके ऊपर टिक मार्क कर देते हैं या फिर उसको सर्कल कर देते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर बच्चों का हम लोगों ने टेस्ट लेना हो, उनके असेसमेंट लेनी हो और हम लोग 20 MCQs बना लें और 20 मिनट्स के अंदर हम लोग उसका ले सकते हैं। यानी कि MCQs जो है टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, यानी कि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी कि MCQs वाला जो पेपर है उसको अगर हम लोग जनरेट करते हैं तो तब हमारा काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि हम लोगों को हर एक गिवन जो क्वेश्चन है उसके लिए नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं और जो एक कीड रिस्पॉन्स है उसको लिखना होता है, यानी कि गिवन ऑप्शन को लिखना होता है। इसलिए इसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये कि स्टूडेंट इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एग्जामिन ओनली द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। कि जब टीचर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बनाते हुए उसे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर पहली बात है एग्जामिन ओनली द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। टीचर को ये सोचना चाहिए कि जो वो पेपर बनाने जा रहा है उसके अंदर जो कुछ भी उसने पूछा है वो सारे का सारा इम्पोर्टेंट नॉलेज ही होना चाहिए। उसे जो डिटेल वाले क्वेश्चन है वो नहीं पूछने चाहिए और ये पूछना चाहिए कि जो भी उसने MCQs बनाए हैं बच्चों के लिए वो सारे के सारे उसके टॉपिक के ही रिलेटेड हों, यानी कि उस कोर्स के रिलेटेड हों। ये ना हो कि टीचर उस कोर्स से हटकर कुछ MCQs वगैरह बना ले और फिर बाद में बच्चे जो है इस बात के ऊपर शोर करें। इसके अलावा टीचर को सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। लैंग्वेज के अंदर अपनी जो है स्पेलिंग का भी ख्याल रखना चाहिए और ये मेक श्योर करना चाहिए कि उसने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो सिंपल लैंग्वेज है। ये ना हो कि लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो और बच्चे जो है कन्फ्यूज़ हो जाएं टेस्ट के अंदर, क्योंकि बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा है उसके नॉलेज को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर टीचर ने बच्चे का नॉलेज चेक करना है, उसकी लैंग्वेज स्किल्स जो है उसको चेक नहीं करना। इसलिए टीचर को सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, मेक द क्वेश्चन ब्रीफ एंड क्लियर। टीचर ने जो भी अपना क्वेश्चन बनाया है वो उसका मुख्तसर होना चाहिए, इसके अलावा वो क्लियर होना चाहिए। जो क्वेश्चन की मेन बॉडी है यानी कि जो उसका स्टेम वाला पार्ट है वो आसान होना चाहिए। ये ना हो कि उसके अंदर जो अल्फाज हों वो टीचर ने अपने क्वेश्चन वाले पार्ट के अंदर भी रिपीट किए हों। जैसे कि इस तरह से MCQs आता है कि दिन में इंसान का दिल कितनी बार धड़कता है। यहाँ पर जो बार लफ्ज़ है ना, बे अलिफ रे वाला, तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए होते हैं उसमें लिखा होगा 72, 82 या फिर 90। तो उसके उन सब के साथ जो है बार बार नहीं लगाना, क्योंकि वो सवाल के अंदर ही रिपीट हो गया है। इसलिए जो आंसर्स हैं उनके अंदर उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म द क्वेश्चंस करेक्टली।
टीचर ने जो सवालात बनाए हैं उसको सही तरीके से बनाने चाहिए। ये ना हो कि जिस तरीके से उसने बनाए हैं और वहाँ पर जो की है बच्चों को पता ही ना चले कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। यानी कि उसके अंदर कुछ जो कॉम्बिनेशंस होते हैं आंसर्स के, कि जो उसने 4 ऑप्शन चूज़ करने होते हैं वो टीचर को सही तरीके से चूज़ करने चाहिए। जैसे कि इसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जापान, और उसके अंदर 4 ऑप्शन थे। एक था बर्न, एक था वाशिंगटन डीसी, इसके अलावा टोक्यो था, और एक उसके अंदर ऑप्शन और था। तो यहाँ पर देखा जाए बर्न स्विट्ज़रलैंड का है, और स्विट्ज़रलैंड कहाँ पर है? यूरोप में है। इसका मतलब ये वाला जो है उस गिवन ऑप्शन में मुझे नहीं देना चाहिए था, क्योंकि टोक्यो जापान के बारे में पूछा गया था, तो जापान जो है वो एशिया के अंदर है। यहाँ पर फिर बच्चों को पता चल जाएगा कि टोक्यो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो वाशिंगटन डीसी है ये यूएसए का है, और यूएसए जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। इसका मतलब है कि ये यूरोप के अंदर नहीं है, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। यानी कि जो है वो इस तरह बच्चों को विजिबल हो जाती है और वो आसानी से टिक कर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन जो है वो इस तरह के नहीं होने चाहिए। टेक इनटू कंसिडरेशन द इंडिपेंडेंस ऑफ क्वेश्चन। टीचर को मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी वो सवालात पूछ रहा है ये ना हो कि कोई दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर ही उसका जवाब छुपा हो। जैसा कि अगर पहला एमसीक्यूज़ ये हो, द कैपिटल सिटी ऑफ जापान इज़ टोक्यो, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ जापान, ये पूछा जाए, और दूसरे एमसीक्यूज़ के अंदर ये पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जापान, और जैसे कि पहले सवाल की स्टेटमेंट के अंदर ही उसका जवाब था कि टोक्यो है उसका, तो ऐसे बच्चे को ईज़िली पता चल जाता है। यानी कि एक क्वेश्चन की जो की है वो दूसरे क्वेश्चन का की बॉडी जो है उसके अंदर नहीं आपको लिखनी चाहिए, यानी कि उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। ऑफर यूनिफॉर्म आंसर्स, यानी कि टीचर ने जो भी आंसर्स वहाँ पर जो गिवन ऑप्शन दिए हैं वो क्लियर होने चाहिए, वो यूनिफाइड होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर ये सवाल पेपर में आए एमसीक्यूज़, इंसान का दिल दिन में कितनी बार धड़कता है, तो वहाँ पर जो गिवन ऑप्शन हो जैसे कि 82 है, 72 है और फिर 62, इस मैनर में नहीं देना चाहिए। इसको किस तरह से लिखना चाहिए था कि पहले 62 जो कि यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको लिखना है, कि सबसे पहले जो छोटा ऑप्शन है यहाँ पर कम वाला 62 लिख दिया, इसके बाद 72 लिखना चाहिए थे, फिर इसके बाद 82, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग नंबर, यानी कि जैसे जैसे अगले नंबर पर हम लोग जा रहे हैं तो नंबर बढ़ रहा है। तो गिवन ऑप्शन जो है वो इस तरह से होने चाहिए, इस तरह से नहीं कि 82, 72 देन 62। अवॉइड आस्किंग नेगेटिव क्वेश्चंस। पेपर के अंदर अक्सर नेगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि उसके अंदर नोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो टीचर को चाहिए कि जब वो क्वेश्चन के अंदर नोट का इस्तेमाल करे तो नोट लफ्ज़ को ही कैपिटल लेटर्स में लिखे, ताकि बच्चे को इसके अंदर पता चल सके। जैसे कि सवाल इस तरह से आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर जो नोट है इसको हमने कैपिटल लेटर में लिखना है। या फिर इस तरह से ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट जो है इसको भी कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है। अवॉइड डिस्ट्रैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ऑल आंसर्स आर करेक्ट और नन ऑफ द आंसर इज़ करेक्ट, यानी कि इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उससे बचना चाहिए। इस किस्म के डिस्ट्रैक्टर्स जो है उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि उसके अंदर अक्सर लिखा होता है ऑल द आंसर्स आर करेक्ट या फिर नन ऑफ द आंसर इज़ करेक्ट, कि इस चीज़ को आप लोग चूज़ करें। तो ये वाले क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वाले ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं और ज़्यादा टाइम लेते हैं। डिस्ट्रैक्टर्स मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द राइट आंसर। राइट आंसर को क्या कहते थे? कीड रिस्पॉन्स, और जो बाकी इनकरेक्ट आंसर थे उसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टर। यानी कि जो डिस्ट्रैक्टर है, जो कि गिवन 3 ऑप्शन गलत थे, उनको एक जो करेक्ट वन ऑप्शन है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि लिखा था कि इंसान का दिल जो है दिन में कितनी बार धड़कता है, उसके लिए ऑप्शन थे करेक्ट, जैसे कि 62 लिखा गया था, 72 और इसके अलावा 82। डिस्ट्रैक्टर इस टाइप के होने चाहिए, ये नहीं कि इंसान का दिल जो है दिन में 72 बार जो है वह धड़कता है और वहाँ पर लिखा हो 72, 73, 74, यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के। तो थोड़ा इनमें डिफरेंस होना चाहिए, ज़्यादा फ़र्क वाले होने चाहिए थे। ऑफर एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ़ डिस्ट्रैक्टर्स, ये नहीं कि वहाँ पर 2 या 3 डिस्ट्रैक्टर्स ही दिए गए हों। जब 2 या 3 होंगे तो इससे बच्चे आसानी से ही करेक्ट आंसर को चूज़ कर सकते हैं। अगर 2 दिए गए हों तो उनको पता होता है अगर ये वाला नहीं लगाएंगे तो दूसरा लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज नहीं होते और उनको पता होता है कोई एक यहाँ पर लगाकर हमारा जो आंसर है वो सही हो सकता है। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्टर 4 या 5 हों तो बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं इसके अंदर, इसलिए हमें जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो ज़्यादा देने की ज़रूरत है। यानी कि 4 हमारे पास डिस्ट्रैक्टर्स हों प्लस 1 हमारे पास कीड रिस्पॉन्स, यानी कि करेक्ट आंसर होना चाहिए।
क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने बच्चों को जो चॉइस देनी है वो मल्टीपल होनी चाहिए, वो कोई एक या दो डिस्ट्रैक्टर तक ही नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके कुछ एडवांटेज है। और पहला जो इसका एडवांटेज है वो है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का क्या मतलब है कि हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हर किस्म के सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि मैथ के टीचर वो भी एमसीक्यूज़ बनाते हैं, बायो के भी बनाते हैं, फिज़िक्स वाले भी बनाते हैं, केमिस्ट्री वाले भी बनाते हैं। और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स देखें तो सारे टीचर जो है एमसीक्यूज़ बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट्स में बनते हैं। तो ये लिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप फ़लाँ सब्जेक्ट में नहीं बना सकते। तो एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन की यही एक खसूसियत है कि इसको हर किस्म के सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो है वैलिडिटी। अब बच्चे को पेपर के अंदर एक सवाल अगर टीचर दे तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, उसके अंदर बच्चे ने सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में लिखना होता है, यानी कि जस्ट वन थिंग के बारे में उसने सारा अपना नॉलेज लिखना होता है। लेकिन एमसीक्यू इसके अंदर पूरी बुक का अगर बच्चे का टेस्ट लिया गया है तो वहाँ पर पूरी बुक के जो क्वेश्चन हैं वो शामिल किए गए होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में पूछा गया होता है। अब ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको अटैम्प्ट करते हुए बच्चे को टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन एमसीक्यूज़ टाइप को अटैम्प्ट करते हुए उसका जो टाइम है वो भी कम लगेगा। कम वक्त के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा सवालात के जवाबात दे सकता है, यानी कि ये वैलिड होता है। लेकिन जब हम लोग बच्चे से सिर्फ पेपर में एक ही सवाल पूछते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ उस सवाल का ही नॉलेज जज कर रहे हैं। लेकिन एमसीक्यूज़ के अंदर पूरी बुक से एमसीक्यूज़ होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कोर्स है हम लोग उसकी ओवरऑल अचीवमेंट को ही चेक कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। रिलायबिलिटी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलायबल होते हैं। जैसे कि बच्चों को क्लास के अंदर अगर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह दिए जाते हैं, किसी बच्चे ने पूरा लिखा है सवाल, तो टीचर क्या करता है कि अगर किसी बच्चे ने आधा सवाल लिखा है तो वो दो में से उसको एक नंबर दे देता है। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर ऐसे नहीं होता। दो नंबर का अगर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर बच्चे का सही है तो उसके दो नंबर ही आ जाएंगे, अगर उसका गलत है तो उसके फिर 0 मार्क्स आएंगे। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें एक रिलायबल स्कोर जो है बच्चों के फ्राहम करता है। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंट किस तरह से होते हैं, जैसे कि आजकल जो है कुछ मशीन्स वगैरह डेवलप हो गई हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए बच्चों के एमसीक्यूज़ जो है उसको चेक किया जाता है, यानी कि इससे हमारी बचत भी होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कुछ जो है वह डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि वर्सेटिलिटी। अब एक बच्चा है, उसने पेपर अपना याद ही नहीं किया, उसे पता है कि पेपर में जस्ट एमसीक्यूज़ आने हैं, तो बस उसने टिक 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 ही करना है। तो बच्चे ने कुछ याद नहीं किया, हो सकता है कि अगर जो 50 नंबर का उसका टेस्ट था उसके 40 भी आ जाएँ, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। तो ये एक बच्चे का सही तरीके से नॉलेज जज भी नहीं कर सकता है कि बच्चे ने पढ़ा कुछ नहीं है लेकिन उसके मार्क्स जो है 50 में से 40 आ गए हैं, क्योंकि गिवन ऑप्शन में से कोई सा भी एक करेक्ट आंसर है तो उसने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके लगा दिया है। और जो ये चांस भी हो सकता है कि उसने जो सवाल का जवाब लगाया है वो उसका दुरुस्त ही हो। इसके अलावा डिफ़िकल्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक टीचर ने बनाना है, चाहे 20 नंबर का है या 50 नंबर का, इसको बनाते हुए टीचर का टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने के लिए जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको भी केयरफुली चूज़ करना पड़ता है और स्टेटमेंट को भी सिंपल रखना पड़ता है, ताकि ये ना हो कि हमारी जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो हमें अपनी लैंग्वेज को भी सिंपल रखना है, इसके अलावा स्टेटमेंट को क्लियर रखना है, उसको ब्रीफ रखना है। तो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो है ये टाइम कंज्यूमिंग है।